हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। तो हमारी जैसे कि आपको पता है कि सोशल साइंस की क्लास चल रही हैं अपने नए प्लेटफॉर्म पर जो कि अध्ययन मंच, ठीक है। और यहाँ पर हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें 3-4 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। और इसमें अब जो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा, मृदा अपरदन और संरक्षण। ये 4 टॉपिक जो है इस अध्याय के थोड़े हमसे रह गए थे, जिन्हें हम अब पूरा करेंगे इस वाले अंतिम लेक्चर में। इसके बाद इस पार्ट के हम प्रश्नोत्तर लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हुए हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको प्रश्नोत्तर बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत आसानी से जो है उनको कर पाओगे, ठीक है। आपने जैसे मेरे लेक्चर देख लिए, लेक्चर देखने के बाद आप अपनी किताब खोलें, किताब को एक बार पढ़ें, किताब को समझें। उसमें कोई शब्दावली, कोई कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वापस से वीडियो देखें, फिर उस कंसेप्ट को वहाँ से क्लियर करें। तो इस मेरी क्लास को आप एक तरीके से रिमेडियल क्लास के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आप चाहे किसी भी कोचिंग क्लासेज में ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, लेकिन वहाँ हो सकता है कि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर ना हुए हों, है ना। हो सकता है कि वहाँ सिर्फ आप याद करने वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी किताब के अध्ययन को पढ़ें, आप किताब को पढ़ने पर फोकस करें ताकि पूरा विषय आप में समाहित हो सके। एक और चीज़ देखिए, मैंने आपको जब ये अध्ययन मंच शुरू किया था उस वाले पहले वीडियो में ही बताया था कि हम लोग अध्ययन मंच क्यों शुरू कर रहे हैं और अध्ययन मंच के क्या मोटिव हैं। तो मैंने वहाँ आपको कहा था कि 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं वो फाउंडेशन क्लासेज होती हैं, ठीक है ना। फाउंडेशन होती हैं ये, है ना। फिर जब आप ये फाउंडेशन अपना ढंग से कर पाते हैं तो आगे की आपकी पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई, कंपटीशन की पढ़ाई काफ़ी इजी हो जाती है। तो इन फाउंडेशन की क्लासेज में आपको जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स का जो कोर्स है, इसको पूरा पढ़ना होता है, हर टॉपिक को पढ़ना होता है, कुछ भी छोड़ना नहीं होता। अब अगर इस वाले फाउंडेशन की पढ़ाई में ही अगर हम चुन चुन के टॉपिक पढ़ेंगे, चुन चुन के प्रश्न उत्तर याद करेंगे, तो फिर आप नंबर तो प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लो, लेकिन आपकी समझ नहीं बनेगी, आपको ज्ञान नहीं होगा। तो जब आपको समझ नहीं बनेगी, आपको ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप बहुत आसानी से आगे के कंपटीशन में फेल हो जाओगे। बहुत आसानी से आपको पछाड़ दिया जाएगा उन बच्चों के द्वारा जो लोग सीबीएसई बोर्ड से अपनी पढ़ाई करते हैं, जो लोग डीप एनालिसिस के साथ अपने विषय को पढ़ते हैं, गहराई से समझ बनाते हैं। क्योंकि आजकल देखो कंपटीशन का दौर है, अभी से आप उस भावना को अपने अंदर लाओगे, अभी से आप उन विषयों को गहराई से समझने का प्रयास करोगे, तो निश्चित रूप से आप में वो क्षमता आ जाएगी जिससे आपका भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो मेरी बात मानिए, आप हमारी क्लासेज को डीप जो है स्टडी के एक तरीके में जो है शामिल कीजिए। जहाँ पे भी आप पढ़ते होंगे आप वहाँ से भी पढ़ने का प्रयास करिए ऑफलाइन क्लासेज में, और हमारी क्लासेज को चैप्टर वाइज उसको अध्ययन करिए, उससे सीखिए और अपनी किताब को शामिल कीजिए अपने अध्ययन में, ठीक है। ओके, तो चलिए हम अपने आगे के टॉपिक पे अभी चर्चा करते हैं। देखिए, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ऊपर जो है आपका ये जो है मैंने पढ़ लिया था, इसमें चाय और कॉफी उगाई जाती है तमिलनाडु, तो ये थी लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अभी हम लेटराइट मृदा के बाद मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा और मृदा अपरदन और संरक्षण क्या होता है ये चीज कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है, लाल और भूरा, है ना। मरुस्थल में होती है ये मृदाएं, रेतीले क्षेत्रों में होती हैं, तो निश्चित रूप से वहां पे क्या होता है, इन मृदाओं का रंग कैसा होता है, लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। लवणीय क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक तत्व होता है, रासायनिक विशेषता होती है ये, है मृदा की रासायनिक विशेषता है ये, ठीक है, रासायनिक विशेषता है। लवण और क्षार जो कि आप विज्ञान में पढ़ते हैं, तो उसी से ये पीएच मान, है ना, पीएच मान जो होता है उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है, और उसके आधार पर जो मरुस्थलीय मृदा है वो कैसी होती है, लवणीय मृदा, ठीक है। क्या होती है ये, लवणीय मृदा। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल बाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जा सकता है। रेगिस्तान का जो क्षेत्र होता है, मरुस्थलीय मृदाएं जहां होती हैं रेगिस्तान में, वहां जो झील हैं उनसे पानी अगर बाष्पीकृत कर लिया जाए
तो खाने का नमक प्राप्त किया जा सकता है। इतना अधिक क्या होती है ये मृदाएं, लवणीय होती हैं। लवण इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है इनमें कि उन झीलों से जो है नमक बनाया जा सकता है खाने वाला। ठीक है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक होती है इन क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय मृदा जहां पाई जाती है। तो जलवायु कैसी होती है, शुष्क। रेगिस्तान में पानी जो है काफी कम मात्रा में बरसता है, और तो वायुमंडल में जब पानी कम मात्रा में वर्षा कम होती है तो वहां के जो वायुमंडल होता है वो कैसा होता है, शुष्क। तो जलवायु कैसी होगी, शुष्क। तो शुष्क जलवायु और तापमान उच्च होगा। उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन क्या होता है, दर। अब पानी जो भी जमीन है फिर वो ऊपर से क्या होता है, जमीन का जो पानी है वो वाष्पीकृत होता है तापमान अधिक होने पर। ठीक है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे अभी गर्मी का दिन चल रहा है, आप जमीन पे अभी के समय अपनी छत पे या सामने गली में पानी फेंक के देखिए, आपको पता चलेगा कि पानी कुछ ही समय में या बहुत कम समय में वो वाष्पीकृत हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या करें कि जब सर्दी का मौसम हो तब आप पानी फेंक के देखिए, तो उसका जो जमीन के सूखने की दर होगी वो बहुत कम होगी, देर में जो है वहां जो जमीन सूखेगी। इसके अलावा और दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे कि कपड़े आप लोग धुल के डालते हैं, तो सर्दी के मौसम में जब आप कपड़े धुल के डालते हैं तो कपड़े देरी से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ऑलरेडी नमी होती है, वो नमी एब्जॉर्ब नहीं करता, वायुमंडल नमी का अवशोषण नहीं करता। वहीं आप गर्मी में अगर कपड़े धुल के डालेंगे तो गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि वायुमंडल तापमान अधिक होने के कारण वायुमंडल में नमी ऑब्जर्व करता है, वो उसको क्या करता है, अवशोषित करता है। तो कपड़ों में जो भी उसको जहां पे भी जलवाष्प मिलती है तुरंत वायुमंडल उसको खींचने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से यहाँ जलवाष्पन क्या होता है, अधिक होता है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की कमी कमी होती है। लेटराइट मृदा में तो ये भरपूर था, ह्यूमस और नमी की मात्रा। मरुस्थलीय मृदा में क्या है, ये कम है। कम क्यों है? जैसे कि मैंने आपको ह्यूमस का कंसेप्ट बताया था कि ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो है अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन के बाद, सूक्ष्म जीवों के अपघटन के बाद ह्यूमस बनता है, जो कि मृदा में मिलता है। ठीक है, मृदा में शामिल हो जाता है। ठीक है, एक जैविक पदार्थ के रूप में। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है, पेड़ पौधे वैसे ही कम है, अपशिष्ट पदार्थ कम होंगे, तो वहां पे ह्यूमस बनाने वाली चीजें, ह्यूमस बनाने वाले जीवाणु जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भी कम मात्रा में ह्यूमस बनाने को मिलता है। इसलिए क्या होगा कि ये मृदाओं में क्या होता है, ह्यूमस और नमी क्या होता है, कम मात्रा में होता है। किसमें, मरुस्थलीय मृदा में। इसके अलावा मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम भी पाया जाता है। कैल्शियम क्या है, एक रासायनिक तत्व है। कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है। तो इस मृदा के नीचे, मरुस्थलीय मृदा के नीचे कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम होता है। और देखिए, तो कैल्शियम की मात्रा नीचे होती है और इसमें ये मात्रा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। कैल्शियम की मात्रा नीचे की तरफ जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। ये क्या है, लवणीय तत्व होता है, NaCl, कैल्शियम है ना, Ca जिसको बोलते हैं। तो ये इसकी मात्रा नीचे की तरफ जाएंगी तो और बढ़ती चली जाएगी। नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है, नीचे फिर चूने के कंकर की सतह होती है। ठीक है, इसके कारण मृदा में जल अंतः स्पंदन, इसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। जब देखिए ऊपर तो मृदा है, टूटे फूटे कण है, मृदा के महीन कण है, तो उसमें अगर बारिश होगी तो पानी उसके ऊपर आएगा। लेकिन उसके नीचे नीचे क्या हो रहा है कि कैल्शियम की परत पाई जा रही है, फिर कंकड़ पत्थर की परत चाहिए जा रही है, तो वो कैल्शियम की जो परत है वो पानी को नीचे नहीं जा रही, नीचे नहीं जाने दे रही। तो इसकी वजह से क्या होगा, अंतः स्पंदन यानी इनफिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है, ठीक है ना, इस तरह से मैंने आपको भारत का मानचित्र देखा है क्या। सबसे पहले आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या कक्षा 10 पढ़ने में शुरू कर दे हैं, तो भारत का मानचित्र देखिए, विश्व का मानचित्र देखिए, अपने रूम में, स्टडी रूम में भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र ला करके रखिए पूरी पढ़ाई के लिए। तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से ये अगर भारत है, ठीक है, इस प्रकार से अगर ये आपका भारत है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये क्या है, रेगिस्तान। यहाँ क्या है, गुजरात। यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश। यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश, है कि नहीं। यहाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ क्या है, उत्तराखंड। यहाँ क्या है, पंजाब। और यहाँ क्या है, हरियाणा। यहाँ इस क्षेत्र में क्या है, दिल्ली। तो इस प्रकार से ये सभी राज्य आपको देखने हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो मरुस्थलीय मृदा इस वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, राजस्थान में। ठीक है, अब इस क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पे नहर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। यहाँ कुछ नदियां ऐसे नहती है, सतलज नदी। यहाँ से इस सतलज नदी से क्या किया गया है, इस सतलज नदी, ये अगर सतलज नदी ऐसे बहती है तो इस नदी से एक नहर ऐसे बनाई गई है रेगिस्तान के लिए।
तो इससे क्या होते हैं, फिर ऐसे ये नहर से नरुआ बनाए गए हैं, तो इनसे सिंचाई की जाती है इस वाले क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र को फिर क्या सिंचाई के माध्यम से थोड़ा बहुत क्या बनाया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है। बारिश तो होती नहीं है, पानी की मात्रा कम है, शुष्क क्षेत्र है, लेकिन नहर सिंचाई से इसको क्या बनाया सकता है, सिंचित बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं वन मृदा पे। वन मृदा को देखिए आप, ये है वन मृदा। तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, हमने मृदा मानचित्र को देखा था। वन मृदा ज्यादातर भारत में ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर में है ना, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, इन वाले राज्यों में पाई जा रही थी, है ना। एक बार फिर अगर अपन भारत का मानचित्र ऐसे बना लें, ठीक है, एक बार फिर इस प्रकार से हमने भारत का मानचित्र बना लिया है। तो ये वाला क्षेत्र क्या है, ये ऊपर क्या है, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ क्या है, उत्तराखंड, और इसी के बगल से क्या है, ये उत्तर प्रदेश। ये छोटा सा राज्य जो ऊपर है इसको सिक्किम कहेंगे, और इस वाले राज्य को अरुणाचल प्रदेश कहेंगे। तो ये क्या है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, ये हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, ये हिमालय पर्वत। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है वन मृदा, ठीक है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल, काफी वर्षा होती है ना, क्योंकि हिमालय पर्वत है, ऊंचाई पर होती ही है वर्षा। जैसे वर्षा इधर से जो है ये पानी इधर से जो है वर्षा आती है, तो इधर पहाड़, यहाँ पे हिमालय है तो इससे टकराती है, फिर इस वाले क्षेत्र की तरफ जाती है, तो इस पूरे क्षेत्र में काफी वर्षा होती है। इस वाले क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होगी पूर्वी भारत में, और पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय, अच्छा, ये तो हिमालय पर्वत है, इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षावन भी उपलब्ध है वहां पर भी वन मृदा पाई जाएगी। वर्षावन क्या होंगे, देखो यहाँ पे एक अपना द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार समुद्रों के बीच में टापू है, तो यहाँ पे तो वर्षा बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये तो कर्क रेखा, मतलब भूमध्य रेखा के काफी नजदीक है, तो इधर से ही तो बारिश आती है, इसलिए इन क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है। यहाँ पे ये पश्चिमी घाट में भी वर्षा ज्यादा होती है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र होंगे। इन पर्वतीय क्षेत्रों में जहां वर्षावन उपलब्ध है वहां पर ये मृदा पाई जाएगी। देखिए, इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। जैसे जैसे पर्वतीय पर्यावरण बदलता है, यहाँ का पर्वत का पर्यावरण अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, तो इसमें क्या आएगा, बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट होती हैं, सिल्टदार होती हैं। दोमट और सिल्ट में आपको पहले बता चुका हूं कि दोमट क्या होता है, जैसे मृदा के कण होते हैं। पहला कण मृदा का बालू होता है, जो सबसे बड़ा मोटा कण है, फिर गाद होता है, फिर मृतिका होती है, मृतिका सबसे पतली महीन होती है। तो मृतिका, गाद और दोमट ये मृदा के कण होते हैं, इनसे मिलकर के मृदा बनती है। तो इन जिस मृदा में ये तीनों कण पाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में, वो क्या होती है, दोमट मृदा, सिल्ट, ठीक है। सिल्ट जो एक प्रकार का मृतिका का कड़ी है, जो कि मृदा का भी कड़ है, मृतिका भी कड़ है। तो इस प्रकार से ये दोमट और सिल्टदार होती है ये मृदा। ऊपरी डालों पर इसका जो गठन है वो मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं को बहुत अपर्दन होता है। जो हिमालय का हिमाच्छादित क्षेत्र है वहां पर इस मृदा का ज्यादा अपर्दन होता है। क्यों होता है हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में, क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो बर्फ पिघल रही है। जब बर्फ पिघल रही है तो बर्फ अपने साथ मृदा को भी खींच के लाएगी ना, पर्वतों की मृदा को भी खींच के लाएगी, तो इसलिए मृदा अपन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। ये जो वन मृदा होती है कैसी होती है, एसिटिक होती है, अधिशिलिक होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है इसमें, ठीक है। ये सिलिका क्या है, रासायनिक तत्व, और ह्यूमस रहित, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता या बहुत कम पाया जाता है ना। इसका कारण क्या होता है कि चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों में है, हिमाच्छादित क्षेत्रों में है, तो हिमाच्छादित क्षेत्र क्या होंगे, ठंडे प्रदेश होंगे। तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे ह्यूमस को बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो भी कम मात्रा में पाए जाते हैं, और उनके द्वारा जो प्रक्रिया होती है, ह्यूमस के बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी अत्यंत कम दर पे होती है, काफी धीमी होती है। इसलिए ह्यूमस की मात्रा इसमें बहुत कम पाई जाती है, न के बराबर पाई जाती है, ठीक है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती है, ठीक है। निचले क्षेत्र जो होते हैं, जैसे ये हिमालय पर्वत है, ये मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत है ये,
और इस हिमालय पर्वत से जैसे कोई नदी बह रही है, ये गंगा नदी यहाँ से निकली, ये यमुना निकली, ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र आकर मिल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि निचले निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। कौन सी मृदा? वन मृदा, ठीक है। जलोढ़ पंख का क्या होंगे? जैसे ये नदी बह करके आती है तो नदी समुद्र में मिलती है, ये समुद्र है यहाँ पे, तो इस वाले क्षेत्र में ये ऐसे मृदा काफी जमाव पैदा करती है। यहाँ पे वन भी होते हैं तो वन मृदा भी होती है यहाँ पे, तो इसमें ये जमाव जब होता है यहाँ पे, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि जलोढ़ पंख, इसी को कहते हैं, इस जमाव को जलोढ़ पंख कहते हैं। ऐसे कई पंख से जैसे पंखनुमा आकृति बन जाती है, इसको जलोढ़ पंख कहते हैं, ठीक है। जलोढ़ पंख क्या होते हैं? जब नदी अपने मुहाने पर होती है, समुद्र में जहां छूटती है, तो वहां पर ऐसे पंखनुमा आकृति बनती है नदी की, है ना, पंखनुमा आकृति बनती है, पंजेनुमा, ठीक है, इसको कहते हैं जलोढ़ पंख। तो इन क्षेत्रों में ये मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है। तो मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। नहीं हुई है तो वापस से वीडियो देख के इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे और नए कंसेप्ट पर। क्या है मृदा अपरदन और संरक्षण, ये पढ़ते हैं। धीरे धीरे समझकर पढ़िए, रोक लीजिए वीडियो को, समझ लीजिए, उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। किताब खुली होगी, थोड़ा किताब में पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो किताब को भी खोल के रखना है जब आप वीडियो देख रहे हैं। तो नोट करने के लिए पेन और पेपर भी लेके बैठना है ना, कॉपी भी लेके बैठना है। जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपको अगर नहीं पहले पता है, पहले से नहीं पता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ नोट कर लेना है, समझ लेना है। इंटरनेट की भी मदद लेना है। मेरे द्वारा समझाने के बावजूद भी अगर आपको नहीं कुछ क्लियर हो रहा है, तो थोड़ा सा उस पर जो है इंटरनेट पर सर्च कीजिए, जेमिनाई, चैट जीपीटी डाउनलोड कर लीजिए, जेमिनाई पे उसको देख सकते हैं क्या मतलब होता है। जैसे मैंने आपको वन मृदा पढ़ा दिया, अब वन मृदा के बारे में जेमिनाई पे वन मृदा क्या होती है, जेमिनाई पे भी सर्च कीजिए। तो इस तरह से इंटरनेट की मदद से भी आप जो है अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण को देखते हैं। क्या है मृदा अपरदन और संरक्षण? देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा का कटना और बहना, ठीक है। मृदा का कटाव और बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसको मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक चित्र होगा, ये देखिए, ये वाला चित्र देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, ये अवनलिका अपरदन को यहाँ बताया गया है। ये एक प्रकार का जैसे चंबल का बीहड़ क्षेत्र है, ये बीहड़ है, ऊंचे ऊंचे ढाल होते हैं ना, ढाल है। और यहाँ क्या हो रहा है, इन ढालों पर जब बारिश होती है, बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो पानी इन ढालों से ऐसे नीचे की तरफ बहता है, ये बह रहा है इस तरह से। तो इसमें क्या हो रहा है, ये अवनलिका बन गई, ये पानी बह रहा है इसमें, ठीक है। ये क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये पानी बह रहा है, ऐसे ये पानी बहता हुआ आता है, ठीक है, ऐसे बहता हुआ आता है। तो ये अवनलिका बन गई, नाली बन गई, किसमें बन गई, ये चंबल के बीहड़ वाले क्षेत्र में। तो इसको अवनलिका अपरदन कहते हैं। लेकिन अपरदन होता क्या है एक्चुअली, वही जो अभी हमने आपको पढ़ाया। अपरदन का मतलब होता है मृदा का हटना, है ना, मृदा का हटना, परत, मृदा की परत का बहना। तो मृदा की परत, यहाँ पे जब पानी गिरेगा तो मृदा की परत बहेगी, बह करके इस तरह से आगे की ओर चली जाती है मृदा। तो मृदा आगे की ओर बह गई, तो बह गई तो इस प्रकार से ये नालियां बन जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अवनलिका अपरदन। ये कहाँ हो रहा है, बीहड़ वाले क्षेत्र में ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा कि मृदा का कटना, जैसे वहां पे मृदा कट रही थी ना, और उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसको अपरदन कहते हैं, ठीक है। मृदा का कटना और बहना मृदा अपरदन है, बस इतना याद करना है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है भैया, ठीक है, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। मृदा जब एक मृदा की जो परत है वो बह जाती है, कट जाती है, तो दूसरी मृदा का भी तो निर्माण होगा वहां। हालांकि ये बात जरूर है कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, वो कि हमने पहले पढ़ा है ना। तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन मृदा का निर्माण और मृदा अपरदन दोनों साथ साथ चलती हैं। जब ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, सत्य असत्य में आ जाए, सत्य असत्य में आपसे पूछा जाए, उसमें लिखा होगा ऐसे कि मृदा अपरदन और मृदा निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ
चलती है, ठीक है, साथ साथ चलती है, ऐसे लिखा होगा। तो ये सत्य है असत्य है? तो ये सत्य है, ठीक है, ये क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, ठीक है, संतुलन होता है। प्रकृति ने तो संतुलन बनाया है अपरदन और मृदा निर्माण की प्रक्रिया में, लेकिन चूंकि हम लोग मानव है, मृदा का इतना कटाव करते हैं, इतना अपरदन करते हैं, इतना खराब करते हैं कि प्रकृति मृदा बना ही नहीं पा रही है, ठीक है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन ने, अति पशुचारण ने, वनोन्मूलन मतलब वनों का विनाश करना, अति पशुचारण मतलब बहुत ज्यादा उसका, अगर किसी क्षेत्र में चारण योग्य भूमि है तो वहां पे इतना उसका पशुओं के द्वारा उसको चराया जाता है कि उसमें चारा बचता ही नहीं है, मृदा का कटाव और होता है। फिर जब बारिश होती है तो मृदा ऊपर से हट जाती है, तो वो जो अनुपजाऊ हो जाती है वो मृदा, है ना। जब वो मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, अगली बार उसमें पौधे उगते ही नहीं है, अगली बार उसमें घास होती ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अति पशुचारण के कारण, वनोन्मूलन के कारण, निर्माण और खनन के कारण ये भी क्या होता है, ये संतुलन भंग कर देते हैं। और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी, ये देखिए, ये कुछ अन्य और कारक हैं। ये मानवीय कारक तो है ही मृदा अपरदन के, वनोन्मूलन, है ना, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, ये क्या है, मानव के द्वारा मृदा अपरदन को बढ़ाने वाले कारक हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी, अभी हमने देखा हिमाच्छादित क्षेत्रों में अपरदन हो रहा है ना, अपरदन होता है। क्यों होता है, क्योंकि तापमान बढ़ता है तो हिम बहती है ना, हिम पिघलती है, बहती है, तो मृदा को काटती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हिम के बहने को हिमनदी कहते हैं। इसलिए हिमनदी, पवन, पवन मतलब हवा, हवा भी जब बहुत तेज चलती है तो वो अपने साथ मृदा को उड़ा के ले जाती है, इसलिए हवा से भी क्या होता है, मृदा अपरदन। और जल, जल तो निश्चित रूप से मृदा अपरदन कर ही रहा है, ये आपने देखा यहाँ पे अवनल का अपरदन कैसे हो रहा है। पानी जब इसमें बारिश हो रही है तो ये नाली बना दे रहा है, ये नाली बना दे रहा है इस तरह से, ये अवनल का अपरदन है। तो क्या कर रहा है ये जल, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, मृदा का अपरदन कर रहे हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को, मृतिका युक्त मृदा, मृतिका क्या है, मृदा का एक महीन कण है, मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी अवनलिका, जैसे कि हमने देखा, बनाता है। इन्हें, जिन्हें क्या कहते हैं, अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि कहते हैं, बैडलैंड, बैडलैंड कहते हैं इसको, उत्खात भूमि, ठीक है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड, रेवाइन, ठीक है, रेवाइन भूमि कहा जाता है। चंबल में कौन सी भूमि पाई जाती है, उत्खात भूमि। उत्खात भूमि का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, चंबल बेसिन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रेवाइन, खड्ड भी कहते हैं, ऊंचे खड़े खड़े जो बन जाते हैं ना ढाल, उसको रेवाइन कहते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए डाल के साथ नीचे की ओर बहता है ना, बहुत ढके हुए ढाल के साथ नीचे की तरफ बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुल करके जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। ये दूसरा है मृदा अपरदन का। पहला प्रकार तो अवनलिका अपरदन है, पानी के साथ में नालियां बन गई, उसके साथ मृदा बहकी जा रही है, तो पहला प्रकार मृदा अपरदन के भी प्रकार है। पहले देखो, मृदा अपरदन क्या होता है, परत, मृदा की परत का हटना और बहना मृदा अपरदन है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, मृदा अपरदन कौन कौन करता है, तो ये हमने कारक देखे थे, पवन, हिमनदी, जल, ये तो प्राकृतिक कारक हैं। कुछ मानवीय कारक भी होते हैं जो मृदा अपरदन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मृदा अपरदन प्रकार आएंगे यहाँ। तो पहला प्रकार अवनलिका अपरदन होगा, जब मृदा अपने साथ जो है नालियों में बह करके पानी के साथ जा रही है तो उसे अवनलिका अपरदन कहेंगे, इस प्रकार से। दूसरा क्या होता है, अवनलिका अपरदन का उदाहरण क्या है, चंबल बेसिन है, उत्कार भूमि के रूप में। इसके अलावा और क्या हो सकता है, प्लेन सरफेस पर भी, मैदानी क्षेत्रों में भी जब पानी बहुत तेजी से बहता है, बारिश बहुत तेज होती है, तो वो ऊपरी परत बह के जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, चादर अपरदन। ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो इसको कहते हैं चादर अपरदन। तो इस प्रकार से मृदा अपरदन के आपको प्रकार भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीट इरोजन इसको कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्रों से मृदा को उखाड़ ले जाने की क्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। पवन अपरदन क्या होता है, मैदानी क्षेत्रों में, ढालू क्षेत्रों में मृदा को उखाड़ के ले जाती है, तो इसको पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है, ठीक है, गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने, ढाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है ये, है ना, ये पर्वत है। अब इस पे अगर मैं ऐसे जुताई करूं, ऐसे, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर इस पे जुताई ऐसे नीचे की तरफ करूं, ऐसे जुताई करूंगा, तो पानी जैसे आएगा तो इसमें जो कूण होंगे, कूण, इसके साथ आसानी से मृदा बह करके नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो
ढाल वाले क्षेत्रों में गलत जुताई से भी मृदा अपरदन बढ़ता है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का क्या करता है, कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। अगर ये ढाल वाला क्षेत्र है, मान लो दूसरा बना लेते हैं, जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, ये ढाल है इसका। अगर मैं इसमें ऐसे जुताई करूं, ऐसे समोच्च रेखाएं ये इस तरह से जुताई करूं, इस तरह से, ठीक है, इस पे इस तरह से जुताई करूं, ढाल के अनुसार ही जुताई करूं, तो पानी अगर ऐसे बहेगा भी तो उसमें कुएं में जाएगा, फिर ऊपर उठेगा कुएं में जाएगा, तो इसमें मृदा अपरदन की क्या होगी, दर मृदा अपरदन की कम होगी। इसमें क्या होगा, मृदा अपरदन की दर, जो पानी ऐसे बहता है वो कम होगा, ठीक है, ढाल के साथ बहाव की गति क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे किसको क्या कहते हैं, समोच्च जुताई। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, समोच्च जुताई करना चाहिए। समोच्च जुताई का मतलब है, समोच्च जुताई का मतलब है ऐसे समोच्च रेखाओं के अनुसार। समोच्च रेखा कहते हैं ऊंचाई, जैसे किसी क्षेत्र में जब हम ऊंचाई को नापते हैं ना, तो समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को, जैसे ये पर्वत है, एक पर्वत ये है, अब एक पर्वत ये है, तो यहाँ की ऊंचाई ये है, यहाँ पे भी ऊंचाई ये है, तो इसको जो मिलाएगी इसको कहेंगे समोच्च रेखा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, समोच्च रेखा। इस तरह से ये समोच्च रेखा होगी। तो इस समोच्च रेखा के अनुसार, समान ऊंचाई के अनुसार, समोच्च रेखा के अनुसार क्या करना चाहिए, अपने को जुताई करना चाहिए। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। ये जो ढाल वाली भूमि है, सोपान, सोपान मतलब सीढ़ियां, ठीक है, इस तरह से सीढ़ी, जैसे सीढ़ी हो गया ये, तो ये सीढ़ी, इस तरह से सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं ढाल वाली भूमि पर, और सोपान बना करके मृदा अपरदन को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। जो कॉफी और चाय की खेती, जैसे हमने देखा था लेटराइट मृदा में पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, तमिलनाडु में, केरल में, वहां पे कौन सी जुताई की जा सकती है, तो सोपान, सीढ़ीदार खेती की जा सकती है, इसलिए वहां पे बहुत सारे बागानों का विकास जो है होता है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, ठीक है, घास की पट्टियां बड़े खेतों में क्या करूं, पट्टियों में। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके से पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक बेल्ट, ठीक है, रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। ये और तरीके हैं जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पहला तो हो गया समोच्च रेखा के अनुसार जुताई करना, दूसरा सोपान, सीढ़ीदार खेती करना, तीसरा तीसरा क्या हुआ, फसलों के बीच में घास की पट्टी, जैसे ये फसल कोई उगाई हमने इस वाले क्षेत्र में, इसमें बीच वाले क्षेत्र में यहाँ घास उगा दो, फिर फसल उगा दो, फिर घास उगा दो, इस तरह से क्या कर दो, बीच में घास की पट्टियां उगा दो, पट्टियों में बांट दो। जैसे आपके पास ये अगर 2 बीघा का खेत है तो इसको ऐसे बांट लो पट्टियों में, इस वाले में कृषि करो, यहाँ पे घास कर लो, फिर कृषि करो, फिर घास करो, तो ऐसे क्या होता है, मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। पेड़ों को कतारों में लगाकर भी, जब मरुस्थलीय क्षेत्र है, मान लो इस तरह बहुत मृदा है, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे ये भारत का है, ये भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या है, रेत है बहुत ज्यादा। अब इधर से कोई आ रही है हवा, तो ये रेत उड़ा करके ले जाएगी, मतलब और इधर की मृदा को खराब करेगी, आगे के लिए आएगी तो खराब करेगी मृदा को। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगा दिए, मैंने यहाँ पे ऐसे पेड़ खड़े कर दिए, तो ये पेड़ों से रुक जाएगी कि नहीं, ये मृदा, ये पेड़ों से रुक जाएगी इनसे। तो इस तरह से वृक्षों की मेखला बना करके भी अपन क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये रोकने के उपाय हो गए, ठीक है। बाद में पर्यावरण की दशा, अब कुछ तथ्य दिए गए हैं जिनको आप जान लीजिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। पर्यावरण की दशा क्या है, देखिए, सुकुमाजरी गांव और झगुआ जिले ने यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। यानी भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि कमजोर होती है, अनुपजाऊ होती है, उस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। ये उदाहरण दिया है सुकुमाजरी गांव के झाबुआ जिले के लोगों ने। कैसे किया है, सुकुमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर
था, इतना कम वृक्ष घनत्व था वहां। यानी 1 हेक्टेयर जमीन में 1976 में मात्र 13 वृक्ष थे, लेकिन 1992 में ये बढ़कर के 1272 हेक्टेयर हो गया। तो वृक्षों की संख्या वहां बढ़ गई, तो उससे भूमि निम्नीकरण क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, उसका उदाहरण है। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है। अगर पर्यावरण का पुनर्जनन करेंगे, भरण पोषण करेंगे, तो उससे संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी, कृषि का विकास अच्छा होगा, पशुपालन भी अच्छा होगा, तो आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुगोमा जरी ने 1979 से 1984 के बीच में परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 बढ़ गई। अगर हम पर्यावरण संरक्षण करते हैं, जैसे सुगोमा जरी के लोगों ने किया है, वृक्ष बढ़ाए हैं, तो वहां क्या होता है, संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती है, फसलें अच्छी होती है, पशुपालन भी जो है वो भी अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है कि आर्थिक तरक्की होती है, ये दिखाया है। दूसरा आप देखोगे कि पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। एक फैक्ट है मध्य प्रदेश के बारे में, एक फैक्ट है कि यहाँ पर लोगों को अधिकार दिए और वो क्या कर रहे हैं, पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए जल विभाजक प्रबंधन का मतलब ये होता है कि जैसे जिस क्षेत्र में मृदा भूमि निम्नीकरण ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जिस क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण ज्यादा हो रहा है, मान लो ये खेत है, अब इधर से क्या हो रहा है कि ये पानी बहता है, इसमें पानी के बहने के कारण इस तरह से मृदा बाहर निकलती है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मेड़ बना दी इस तरह से, तो ये पानी इधर जो है मृदा बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से जल विभाजक बनाते हैं, खेतों में बना सकते हैं, बड़े स्तर पे भी जल विभाजक बना सकते हैं, जिससे भूमि जो होती है भारत को, उसको हरा भरा बना रहे हैं और भारत में जो मृदा अपरदन को, मध्य प्रदेश में जो मृदा अपरदन को कम करने में मदद मिल रही है। ठीक है, तो ये सारा क्लियर हो गया। आपका पहला अध्याय यहाँ पर हमने वर्ड टू वर्ड स्टडी किया है, हर एक कंसेप्ट को समझा है, हर एक शब्द को समझा है। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो वापस से फिर से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। किताब खोल के रखनी है, इंटरनेट की मदद लेनी है। ठीक है, इसके बाद ये सारे इसके बेसिक प्रश्न होते हैं जो किताब में दिए गए हैं, जैसे लो किस प्रकार का संसाधन है ना, नवीकरण योग्य है, जैव संसाधन है, अनवीकरण योग्य या प्रवाह संसाधन है। ये इन प्रश्नों, अगर आपने क्लास देखी है तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो नवीकरण योग्य तो संसाधन है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि नवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं, जिनको हम वापस से प्राप्त कर सकते हैं। लोहा जो मैंने अभी उपयोग कर लिया, ये जो मैंने अभी उपयोग कर लिया, ये मुझे वापस से कैसे प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा ना, तो नवीकरण योग्य तो नहीं है, ये क्या है, अनवीकरण योग्य संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, ये देखिए ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है, ये नहीं पे बहुत ध्यान देना है। कैसा नहीं है भाई, ज्वारीय ऊर्जा मतलब समुद्र से अपन को ऊर्जा, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा को मैंने एक बार यूज कर लिया तो वापस से मेरे को प्राप्त हो जाएगी, तो पुनः पूर्ति योग्य है ये। अच्छा, किस प्रकार का नहीं है, तो ये तो है ही, पुनः पूर्ति योग्य है, ठीक है नहीं, और अजैव है, अजैव ऊर्जा है कि नहीं, है ना, चक्रीय भी है, मानवकृत नहीं है ये। ज्वारीय ऊर्जा मनुष्य के द्वारा थोड़ी प्राप्त हो रही है, तो अचक्रीय है, कोई उसमें साइक्लिक मोशन तो देखा नहीं जाता, अजैव भी है, ये है, तो ये नहीं है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है, पंजाब में मैंने आपको बताया कि वहां पे बहुत अधिक सिंचाई की जाती है, तो सिंचाई कार्ड क्या होते हैं, भूमि में लवण की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, लवणीकरण हो रहा है, तो भूमि निम्नीकरण हो रहा है, मतलब कमजोर रही है भूमि, तो अधिक सिंचाई उसका कार्ड है। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, कौन से में की जाएगी, पंजाब तो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ तो होगा नहीं, उत्तर प्रदेश भी मैदान क्षेत्र है, हरियाणा भी मैदान क्षेत्र है, तो उत्तराखंड एक क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में आता है, उत्तराखंड जो राज्य है वो पहाड़ी क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर आपको सीढ़ीदार खेती ये की जाएगी। कक्षा 9 के अंतर्गत अगर हमने फिजिकल ज्योग्राफी को नहीं स्टडी किया है, या आप जब इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में आपको फिजिकल मैप को नहीं लेके चल रहे हैं, तो आपको ज्योग्राफी को समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए मानचित्र लगाएं अपने घर में, मानचित्र लेके बैठे अपने साथ। ठीक है, एक एटलस आता है बाजार से सभी मानचित्रों का, भारत के विश्व के मानचित्रों का,
100-150 रुपए का आएगा। वो एटलस आपको खरीद के आना है, और जब भी मानचित्र जैसी कोई चीज आती है, भारत का नक्शा देखने की कोई बात आती है, तो तुरंत अपने उस एटलस में देखना है। एटलस कहते हैं उस पूरे मानचित्र की किताब को, ठीक है। ये बाजार से आता है, दुकान पे जाके आप बोल देना कि हमें एक भारत का मानचित्र कल एटलस दे दी गई, तो आपको वो एक एटलस दे देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी क्लासेज इस तरह से आपको क्लियर हो रही होंगी। और देखिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। मैंने जब आपको अभी काली मृदा पढ़ाई है, जम्मू कश्मीर तो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ तो होगी नहीं, है ना। यहाँ रेगिस्तान, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड मुख्य रूप से पूछ रहा है ये, है ना। तो महाराष्ट्र में पाई जाएगी, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाई जाएगी, ठीक है। ये रेगिस्तानी मृदा होगी यहाँ पे, तो ये नहीं है। आप इन प्रश्नों को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो 30 शब्दों में देखिए, 30 शब्दों मतलब 2 नंबर में आपको ये लिखना है। ये 120 शब्दों में, तो ये आपको 4 नंबर, और 5 नंबर में आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए क्या है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। बता सकते हैं 3 राज्यों के नाम। मैंने जब काली मृदा पढ़ाई थी तब आपको पता है कि वहां पे 3 राज्यों के नाम आए थे, जिसमें एक तो महाराष्ट्र आया था, गुजरात आया था, मध्य प्रदेश आया था। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसे बता दो कौन सी फसल उगाई जाती है। तो कपास की खेती, कपास अच्छे से उगाई जाती है, हो गया उत्तर। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, पूर्वी तट समझ में आ रहा है ना, भारत का ऐसे मानचित्र बनाएंगे तो ये वाला जो तट है इसको पूर्वी कहेंगे, इसको पश्चिमी कहेंगे। तो नदी डेल्टा, यहाँ पे कुछ ऐसे नदियां बहती है ना, तो इस वाले क्षेत्र को नदी डेल्टा कहेंगे। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा पाई जाएगी इस नदी डेल्टा में, ठीक है। इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं बताइए। तो ये मैदानी क्षेत्र बनेगा ना यहाँ, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। और इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। जलोढ़ मृदा की 3 विशेषताएं क्या होंगी, है ना। मैंने पढ़ाया था जलोढ़ मृदा में, वहां से आप कर लीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, अभी पढ़ाए हैं। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे दें। मैंने आपको पढ़ाया ये जैव संसाधन क्या होते हैं, अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो इस तरह से 2 नंबर के प्रश्न आपको बहुत आसानी से जो है अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद याद हो जाने चाहिए। नियुक्त प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में देना है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करना है। मैंने आपको भूमि उपयोग प्रारूप क्लास 3rd में शायद, मतलब तीसरी जो क्लास थी हमारी इस चैप्टर को, उसमें बताया है 1960-61 में वन के अंतर्गत का क्षेत्र में कैसे वृद्धि नहीं हुई है, क्या हुई है। प्रौद्योगिकी और अर्थविकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। ये तो ये तो पाठ के अंदर के प्रश्न हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन हमारी जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो पाठ के अंदर से नहीं आते। वो प्रश्न क्या है, न्यूली फॉर्म होते हैं किताब के। ये जो लिखे हुए प्रश्न है ये नहीं आएंगे किताब में। जो कंसेप्ट है ना, जो हेडिंग है वहां से प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ पर नहीं लिखा है कि मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए, लेकिन 2025 में मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन आया था, तो अंदर से आया था ना। इसलिए अगर आपने पाठ पढ़ा है, अगर आपने मृदा परिच्छेदिका के चित्र को देखा है, तो आसानी से आप बता देंगे कि ये मृदा परिच्छेदिका इस तरह से होती है, ये इसकी परत होती हैं, पहली परत में ये होता है, दूसरी में ये होता है, तीसरी में ये होता है, चौथी में ये होता है, बस हो गया सचित्र वर्णन, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं अभी प्रश्न उत्तर आप इस पूरे पाठ के लेके आऊंगा, तब आपको पूरा समझा दूंगा। तब तक के लिए आप मेरी क्लासेज अगर नहीं देखें, बाकी जो क्लास पहले करनी है उनको वापस से देखें और अपनी किताब को पढ़ें। आपको निश्चित रूप से ये क्लास जो है पसंद आएगी और आपको सारा चीज समझ में आएगा। थैंक यू।